नमस्कार और थीम 7 के मतलब अध्याय 7 के तीसरे और आखिरी सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में बच्चों हमने पुनर्जागरण के कई आयामों की बात की, जैसे पुनर्जागरण क्या, क्यों, कैसे, मानवतावाद क्यों और कैसे, और इसके साथ साथ हमने चित्रों, मूर्तिकला, वास्तुकला और साहित्य से विभिन्न उदाहरणों के साथ यथार्थवाद को जोड़ा। और हमने यह भी कवर किया कि नव जागरण मतलब पुनर्जागरण ने महिलाओं की आकांक्षा को कैसे बदल दिया। और आज हम करने जा रहे हैं कि ईसाई धर्म में सुधार किस प्रकार हुआ और वैज्ञानिक क्रांति क्या थी। बच्चों, शुरू करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ईसाई धर्म में कितने संप्रदाय हैं? क्या आपने प्रोटेस्टेंट्स के बारे में सुना है? और बच्चों, आज हम धार्मिक व्याख्या के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पर भी चर्चा करेंगे। आज कई प्रकार के आपने देखा होगा कि चर्च हैं, पर यह सारे धार्मिक विकास किस प्रकार हुए, कैसे हुए, यह सब कहाँ से शुरू हुए, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की। बट इसको समझने के लिए हमें 16वीं शताब्दी की शुरुआत के इतिहास में जाना होगा, जब पश्चिमी यूरोप में केवल एक चर्च था जिसे हम रोमन कैथोलिक चर्च कहते थे, और यह चर्च पोप के नेतृत्व में किया जाता था। आज हम इसे रोमन कैथोलिक कहते हैं क्योंकि कई अन्य प्रकार के चर्च आज जो है हमें देखने को मिलते हैं, जैसे उदाहरणतः हम कह सकते हैं जैसे मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, लूथरन हैं, कैल्विनिस्ट हैं, एंग्लिकन्स हैं। चर्च और राज्य को समझने के लिए हमें 1500 ईस्वी में जाना पड़ेगा। बच्चों, उस समय कैथोलिक चर्च पश्चिमी यूरोप में बहुत शक्तिशाली थी, राजनीतिक और आध्यात्मिक रूप से। पोप की शक्ति भी बहुत असीम थी। वह विभिन्न देशों में पादरियों की नियुक्ति भी करता था। चर्च की अपनी अलग अदालत होती थी। उनकी शक्ति का प्रमाण इस बात से भी दिया जाता है कि जब 11वीं शताब्दी में पवित्र रोमन सम्राट हेनरी ने पोप ग्रेगोरी के हस्तक्षेप को मानने से इनकार किया, तो उनको सर्दी के दिनों में नंगे पांव एल्प पर्वत पार करके पोप से क्षमा मांगने जाना पड़ा था। सोचिए। चर्च में अंधविश्वासों और भ्रष्टाचार का बोलबाला भी धीरे धीरे होने लगा। जर्मनी में प्रोटेस्टेंट लहर मतलब धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे। धर्मशास्त्र के गहन अध्ययन का उन्हें अवसर मिला। लूथर ने अपनी शंकाओं के समाधान के लिए रोम की यात्रा की। रोम में फैले भ्रष्टाचार को देखकर उनका रोम के प्रति और चर्च के प्रति मोह भंग हो गया। यह भोली भाली जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक उन्हें लगने लगा। लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा था और उनका शोषण किया जा रहा था। लूथर ने जनता के साथ हो रहे इस मजाक और शोषण का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षमा पत्रों की बिक्री धर्म के मूल्य सिद्धांतों की अवहेलना है। इतना ही नहीं, उन्होंने 95 सिद्धांतों की मतलब 95 थीसिस की एक सूची तैयार की, जिन पर पोप का विरोध किया गया और यह कहा गया कि बाइबल में यह सिद्धांत दिए गए हैं जो सिद्धांत पोप के कहे जाने वाले सिद्धांतों से बिल्कुल अलग हैं, और यह उन्होंने गिरजाघर के द्वार पर चिपका दी। लोगों ने जब पढ़ा तो लोगों में तहलका मच गया। लूथर के इस कार्य ने तो उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया, और यह कहा गया कि जो प्रायश्चित कर लेता है उसे तो ईश्वर पहले ही क्षमा कर देता है, उसे क्षमा पत्र की क्या आवश्यकता होगी। यह तर्क इतना ठोस था कि बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे चर्च के लोग लूथर के समर्थक बन गए। इसी बीच लूथर ने 3 लघु पुस्तिकाएं, जिसे हम पैम्फलेट कहते हैं, वह प्रकाशित की। इन पुस्तिकाओं में उन्होंने मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद मतलब प्रोटेस्टेंटिज्म के नाम से विख्यात हुआ। लूथर की गतिविधियों से नाराज होकर पोप ने उन्हें धर्म से निष्कासित करने का आदेश दिया, परंतु लूथर ने पोप के आदेश को एक सार्वजनिक सभा में जलाकर विद्रोह का झंडा फहरा दिया। उसने घोषणा की कि उसका धर्म ग्रंथ सबके लिए है और सभी उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
कुछ वर्षों में नवीन जागृति आई और लोग अधिक से अधिक संख्या में लूथर के साथ मिल गए और चर्च के खिलाफ एक विरोधी आंदोलन में लोगों ने भाग लिया। उन्होंने ना तो पोप की कोई परवाह की और ना ही सम्राट की। इसके चलते 16वीं शताब्दी में चर्च का विरोध करने वाले लोगों में प्रोटेस्टेंट चर्चा की परंपरा आरंभ हो गई। अतः चर्च का एकाधिकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। 1530 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट धर्म सैद्धांतिक रूप से निरूपित किया गया, जिसमें मार्टिन लूथर के सिद्धांतों को मान्यता मिली। इस प्रकार जर्मनी में चर्च दो भागों में बंट गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। देखा बच्चों, किस तरह से कैथोलिक चर्च के एक नया ही ईसाई धर्म आया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट। यहाँ पर जो चर्च था वो दो भागों में विभाजित हो गया और यहाँ पर धीरे धीरे जो कैथोलिक्स थे उन्होंने भी अपने में कुछ परिवर्तन किए, जिसे हम काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं। ये तो बात की हमने अभी चर्च की, और अब हम बात करने जा रहे हैं नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों की। तैयार हैं बच्चों? आपने देखा कि किस प्रकार राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और नवीन सामाजिक व्यवस्था का विकास भी हुआ, बट इस विकास के साथ साथ वैज्ञानिक विचारधारा को भी प्रोत्साहन मिला। नए देशों की खोज हुई और इस खोज से लोगों की जिज्ञासा जो थी वो काफ़ी बढ़ती चली गई। पुनर्जागरण काल के विद्वान परंपरागत विचारों को अंधाधुंध स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह हर एक बात को तर्क की कसौटी पर कसना चाहते थे। अंग्रेज विद्वान फ्रांसिस बेकन ने लोगों के सम्मुख ये विचार प्रस्तुत किए कि ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रेक्षण और प्रयोग से ही संभव हो सकती है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे पहले अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए, फिर उसे स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है। इस काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति का कुछ इस प्रकार से वर्णन है, चलिए देखते हैं। यूनानी खगोल शास्त्री टॉलेमी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी यूनिवर्स के केंद्र में स्थित है, परंतु 16वीं शताब्दी में पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके बाद जॉन केपलर ने बताया कि पृथ्वी की भांति अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनका मार्ग स्फेरिकल है, मतलब दीर्घवृत्ताकार है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने भी एक दूरबीन बनाई और उस दूरबीन की सहायता से उन्होंने सूर्य, तारों और ग्रहों की स्थिति को देखने की कोशिश की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोपरनिकस के विचार बिल्कुल सत्य हैं। इसी युग में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ इसाक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया, जिससे खगोल विज्ञान को एक नई दिशा मिली। इसने सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को ऊपर से नीचे खींचती है। न्यूटन के इस अन्वेषण का व्यापक प्रभाव हुआ। लोग यह सोचने पर विवश हो गए कि विश्व कोई दैविक शक्ति या कोई देवयोग से नहीं चलता, बल्कि यह प्रकृति की सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चलता है। बच्चों, इसके साथ साथ पुनर्जागरण काल में खगोल विज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और गणित शास्त्र के क्षेत्रों में भी काफ़ी उन्नति हुई। नीदरलैंड के वेसेलियस ने औषधि तथा शल्य प्रणाली का गहन अध्ययन करने के पश्चात मानव शरीर की संरचना मतलब ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर एक किताब लिखी। इसके साथ बच्चों, अब हमारा अगला विषय है कि क्या 14वीं शताब्दी में एक यूरोपीय पुनर्जागरण का काल था? क्या पुनर्जागरण युग अतीत से पूरी तरह से अलग था? क्या पुनर्जागरण ग्रीको रोमन परंपराओं का पुनर्जन्म है? चलिए
इस विरोधाभासी विचारों के आधार पर पुनर्जागरण की अवधारणा की फिर से एक बार जांच करते हैं। इंग्लैंड के एक इतिहासकार जिनका नाम था पीटर बर्क, उन्होंने कहा कि पुनर्जागरण काल के दौरान ग्रीको रोमन संस्कृतियों को पुनर्जीवित किया गया और विद्वानों और कलाकारों ने पूर्व ईसाई दृष्टिकोण की बजाय दुनिया के ईसाई दृष्टिकोण को स्वीकार किया। ये दोनों तर्क अपने अपने तरीके से थोड़े से भिन्न हैं, अंतररंजित है। और पुनर्जागरण के पहले के विद्वान, मतलब जो तत्कालीन संस्कृतियों से जो लोग परिचित थे, उनका कहना भी गलत नहीं था कि संस्कृतियों का पुनर्जन्म किया गया। धर्म के मामले में भी अतीत से कोई गंभीर प्रस्थापन नहीं आया। मानवतावादी इतिहासकारों ने पुनर्जागरण को कलात्मक रचनात्मक के काल के रूप में चित्रित किया। इसी समय उन्होंने मध्य युग को एक ऐसी अवधि के रूप में माना जिसमें किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ था। मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि नई विचारधारा का उदय हुआ, और कुछ लोग कहते थे कि यह एक तरह का रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट है, रिवाइवल है जो कि पुरानी विचारधाराओं को नए रूप से पेश किया गया। बच्चों, इसके साथ चलिए इस सत्र की पुनरावृत्ति भी करते हैं। आज हमने किया कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था, और इसके साथ साथ कोपरनिकस क्रांति, जिसे हम वैज्ञानिक क्रांति भी कहते हैं, यह किन किन बातों से इसको क्रांति का नाम दिया गया, किस किस तरह से विचारों का और एक साइंटिफिक टेम्पर का, एक वैज्ञानिक विचारधारा जो है वो किस तरह से हर एक क्षेत्र में फैलती चली गई। बच्चों, अब समय है प्रश्नोत्तर का। चलिए करते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, ईसाई धर्म के भीतर जो बहस हुई उसका वर्णन कीजिए और किस प्रकार यह बहस प्रोटेस्टेंट सुधार के विकास का कारण बनी। दूसरा प्रश्न, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन यूरोप के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार विकसित हुआ। तीसरा प्रश्न, काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या था। चौथा प्रश्न, कोपरनिकस क्रांति शब्द की व्याख्या कीजिए और उदाहरणों की मदद से पुनर्जागरण काल के आधुनिक विज्ञान के विकास की बात भी स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसके साथ साथ प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो मानचित्र की बात तो हमको बहुत ही ज़रूरी है करनी। जो चलिए देखते हैं यूरोप के राजनीतिक मानचित्र की, जो कि आपकी किताब में, मतलब आपकी पुस्तक में पेज नंबर 153 में, मतलब 153 पेज पर दी गई है। आपको इस मानचित्र में निम्नलिखित शहरों को चिन्हित और लेबल करना है, जैसे वेनिस, फ्लोरेंस और रोम। अब इसके साथ हमने प्रश्नोत्तर किए, हमने मैप किया, और अब है एक्टिविटी टाइम। आपको यह एक फिल इन द ब्लैक के फॉर्म में, ये आपको एक वेब चार्ट दिख रहा है। इस वेब चार्ट में आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरने हैं। एक्टिविटी नंबर 2, क्या आप मार्टिन लूथर से सहमत हैं जिन्होंने सुधार के दौरान एक नए चर्च को स्थापित किया? अगर आप उनके साथ होते तो आप उनको क्या सुझाव देते? क्या आप उनको समस्या को हल करने का कोई और तरीका सोचकर बता सकते थे? तो बच्चों, इसके साथ यह अध्याय और सत्र दोनों यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सोचिए कि किस तरह से एक रेनेसां, मतलब पुनर्जागरण काल ने हमारी पुरातन विचारधारा में किस तरह से परिवर्तन किया। हमने किस तरह से जो था वो एक वैज्ञानिक तौर तरीका अपनाना शुरू कर दिया, किस तरह से मानवतावादी विचारधारा जो थी उसको स्थापित किया गया, और यह मानवतावादी विचारधारा को चित्रकला के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, मूर्तिकला के माध्यम से, आर्किटेक्ट के माध्यम से, कितनी अलग अलग तरीकों के द्वारा जो था इस मानवतावादी विचारधारा को यथार्थवाद से संबंधित किया गया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से चर्च की विचारधारा में परिवर्तन आया,
जहाँ पर सब कुछ पुरातन था, जहाँ पर सब कुछ जो था वो पोप से संबंधित था, वहाँ पर भी एक मानवतावादी विचारधारा, जिसका जो मदद जो थी, हम कह सकते हैं कि जॉन गुटेनबर्ग ने मार्टिन लूथर को मदद किया, और उस तरह से नई विचारधारा जो थी वो किस तरह से पूरे के पूरे समाज में फैली, और उस समाज की विचारधारा से एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया। किस तरह से हमने अपने सोलर सिस्टम को, हमने अपने ग्रहों को, हमने अपने पृथ्वी को समझने की कोशिश की, किस तरह से हमने ग्रेविटेशनल पावर को समझने की कोशिश की, और यह परिवर्तन जो हमारी सोच में आया, इसके लिए हम सब रेनेसां मतलब पुनर्जागरण को में ये जो अध्याय दिया गया है उसको और भी अगर हम अच्छी तरह से पढ़ें तो यह चैप्टर, ये अध्याय और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है और भी रुचिकर हो सकता है। तो यह अब आपके ऊपर है। इस अध्याय में बहुत सारे सोर्स दिए गए हैं, मतलब स्रोत दिए गए हैं। उन स्रोतों को आप अच्छी तरह से पढ़िए और उन स्रोतों के आधार पर आप 2 प्रश्न खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। मैथ कीजिए, प्रश्न कीजिए, एक्टिविटी कीजिए और इसको दूसरों को भी पढ़ाइए, क्योंकि जब आप दूसरों को पढ़ाएंगे तो आपकी जो आपने जो पढ़ा हुआ है वह और भी ज़्यादा स्थापित हो जाएगा। तो इसके साथ एक नई सोच के साथ इस सत्र का अंत करते हैं, इस अध्याय का अंत करते हैं। सो आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।